2047 तक देश को विकसित बनाना है और इससे हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब समय आ गया है जब भारत की आज़ादी के 100 साल होंगे और उस समय देश विकसित होगा। थोड़ा समझना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी, बहुत ध्यान से आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री जी का ये जो भाषण है या मीडिया को जो दिया गया वक्तव्य है, उसको कैसे देखा जाए? राजीव जी, मैं पूछना चाहता हूं कि आज से 15 दिन पहले ये लोकतंत्र का मंदिर, सकारात्मकता, विपक्ष कहाँ गया था जब आप ये कह रहे थे कि बटन ऐसे दबाओ कि जैसे फांसी दे रहे हो। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहूं कि इलेक्शन में सब जायज है। इलेक्शन में आप जनता के बीच में विमर्श लेकर जा रहे हैं। यहाँ तो आप मीडिया से बात कर रहे हो, अंदर संसद में बात करेंगे राजनीतिक लोगों से, लेकिन जब आप जनता के बीच में जाते हैं तब आप किन मुद्दों पर, कैसी भाषा से, किस तरीके के जुमलों से, किस तरीके के विमर्श से आप वोट पैदा लेते हैं, ये आवश्यक है। कैसी मानसिकता आप हिंसा की पैदा कर रहे हैं, ये आवश्यक है। ये दोहरा चरित्र है कि वहां पे आप कहो कि ऐसे दो कि करंट लगे, करंट यहाँ बटन दबे, करंट वहां लगे, ऐसे बटन दबाओ कि फांसी दे रहे हो, और मीडिया के सामने आप बड़ा सकारात्मकता, लोकतंत्र का मंदिर। तो लोकतंत्र का मंदिर के सामने पर्दा लग गया था 15 दिन पहले की जब आप ऐसी भाषण दे रहे थे। कन्हैया लाल आ रहे हैं, दुनिया भर का बातें आ रही है। तो ये दोहरा चरित्र जो है, ये भी, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं बिल्कुल उन लोगों में से नहीं हूँ राजीव जी जो कहूं कि चुनाव के समय सब माफ है। जो भी आप गाली गलौज, निचले स्तर का विमर्श, हिंसा को भड़काने वाली बात, कम्युनल बातें और एक खास वर्ग के खिलाफ, और उस खास वर्ग में लपेट के क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ आप नफरत भरते हो, और यहाँ पे आके आपको लोकतंत्र का मंदिर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मैं कंटिन्यू करूंगा, इनके भाषण पे बहुत ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। पीछे फ्रेम में एक साहब दिख रहे थे, अर्जुन मेघवाल, राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। वो भाभी जी पापड़ के नाम से मशहूर हुए थे कोरोना के समय। तो दूसरा, जो बुशरा जी की बात पे मैं आ रहा हूं कि जो सेकुलर मीडिया भी है वो भी बह जाता है भावना में। आप आंकड़ों को देखें, आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें, इस बात को देखें कि बीजेपी चुनाव में गई तो ईडी को साथ में लेकर गई, कॉर्पोरेट को साथ में लेके गई, ऐसे वोट दो कि फांसी दे रहे हो जैसे भाषण गए। वहां पे एक नफरत फैलाने वाला मीडिया उनके साथ है। उसके बावजूद जो कल काउंटिंग हुई है राजीव जी, उसमें कांग्रेस को वोट मिला है 4.9 करोड़ और बीजेपी को वोट मिला है 4.8 करोड़। 10 लाख वोट का तो फिर भी अंतर है। 170 एमएलए हिंदी बेल्ट से, अगर मैं कहूं तो 170 एमएलए भेजे हैं बीजेपी कांग्रेस ने विधानसभाओं में, औसत 40% वोट शेयर के साथ। तो आप कैसे हिंदी बेल्ट में इसको राइट ऑफ कर देंगे? कैसे कह देंगे कि कांग्रेस जो है वो खत्म हो गई और कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा? चुनाव लड़ती कांग्रेस। चले जाए मोदी साहब, मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी चली जाए एक ऑब्जेक्टिव मीडिया के साथ, बिना इलेक्शन कमीशन, न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन के साथ, बगैर ईडी और सीबीआई के। देख ले चुनाव में क्या होता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता ने किसको वोट दिया, किसको नहीं दिया। दूसरी बात आपने कही थी बाबाओं वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे भी सवाल खड़े करना, और कांग्रेस के नेताओं पे भी सवाल खड़े करना कि ये क्या कर रहे थे। ये कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि वो इंटरनल जांच करे, इसलिए क्योंकि देखिए राजीव जी, मैं जितना जानता हूं तमाम सारे बाबा केवल आध्यात्म के प्रवचन देने का काम नहीं करते, पर्दे के पीछे ये बड़ी सारी डील करते हैं, ये ठेके दिलवाते हैं, ये ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते हैं, इनके बड़े कनेक्शंस हैं, ये एजेंट सत्ता के।
ये जमानतें भी करवाते हैं, वहां तमाम तरीके की सेटिंग होती है पर्दों के पीछे। और तो कौन सी सेटिंग कर रहे थे कमलनाथ जी इनके साथ, इसकी भी जांच कांग्रेस को करनी चाहिए राजीव जी। बिल्कुल, इसकी जांच होनी चाहिए, ये बिल्कुल होनी चाहिए। और बागेश्वर बाबा जो हैं उनके शरण में उसके बाद जो तस्वीरें अभी चुनाव के बाद आई थी, एग्जिट पोल के बाद, वो भी आप लोगों ने देखी होंगी। तो ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आती हैं और ये चलता आया है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ अभी कर रहे थे, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलना है, आज से शुरू हो रहा है और उसकी चर्चा यहाँ हो रही है। हमारे साथ राहुल लाल जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बुशरा खानम जी जुड़ी हुई हैं, धनंजय कुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। उनकी खाली कुर्सी दिखाई दे रही है और किस्सा कुर्सी का ही हम कर रहे हैं यहाँ पे। और राहुल लाल जी, आपके पास आना चाहता हूँ। मिजोरम का आप हाल देख रहे हैं, एमएनएफ 7 सीटों पर सिमटती हुई, यानी कि दहाई के आंकड़े से भी नीचे, और 29 सीटों पर 29, 40 में से 29 सीटें जेडपीएम कांग्रेस 1 सीट पर और अदर्स के खाते में 3 सीटें। लेकिन इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बात अपनी कर रहे थे और जो बता रहे थे, जो सांसदों को समझा रहे थे और तमाम चीजों को दोषारोपण से बाहर निकलकर चर्चा की जो बात कर रहे थे राहुल लाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा। क्योंकि आज से संसद का सत्र और सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और बात करते हैं, सदन के बाहर कुछ और बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं में कुछ और बात करते हैं, जिसके बारे में अभी प्रशांत टंडन जी कह भी रहे थे, जिसमें उनके कई सारे बयान जो हैं वो न सिर्फ सुर्खियां बटोर गए, बल्कि वो आपत्तिजनक भी थे उस हिसाब से भी। कैसे देखा जाए इस शीतकालीन सत्र से पहले जो ये बयान है उसको? देखिए, प्रधानमंत्री के सारे भूमिकाओं को देखें तो प्रधानमंत्री कम और अभिनयकार वो ज्यादा लगता है। ये बहुत दुख के साथ अपने प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है कि वो नाटक करते हुए नजर आते हैं। और अब देखिए, उनकी जो भाषाई गरिमा है वो उन्होंने प्रधानमंत्री वाली गरिमा रखी है। आज भी सोचिए, वो अभी जो उन्होंने बयान दिया उन्होंने कि अपनी हार की खींच जो है कि विपक्ष सदन में ना रखे, आप वो हल्ला हंगामा ना करें। विपक्ष का काम क्या है? देखिए, विपक्ष का काम है अगर सरकार के किसी नीति का विरोध, अब सोचिए कि इन्होंने कैसा पहले ये किस तरह का नैरेटिव गढ़ दिया कि विपक्ष अगर सदन के भीतर किसी मामले पे सरकार से असहमति व्यक्त करेगा, किसी चीज का विरोध करेगा, जो कि विपक्ष का सबसे प्राथमिक जिम्मेवारी है, वो काम विपक्ष ना करे तो विपक्ष और क्या करेगा? लेकिन उसको आप कह दीजिएगा कि नहीं, वो तो हार का खींच निकाल रहा है। तो ये जो इस तरह का गैर उत्तरदायित्वपूर्ण बयान प्रधानमंत्री जी, अभी भी उनका बयान हमें उसी रूप में दिखा। देखिए, राजस्थान के मामले में जो वहां पे चुनाव प्रचार वो कर रहे थे, हमें लग रहा था कि वहां कितना अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से चुनावी एक माहौल बनी हुई थी। और उसमें जिस तरह से नफरत का एक कहता है ना कि राहुल गांधी जिस तरह से नफरत को मिटाने के लिए मोहब्बत का पूरा प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो कहीं मोहब्बत की दुकान न खुल जाए, मोहब्बत की मॉल न खुल जाए। प्रधानमंत्री जी लग रहा था जैसे कि हवाई जहाज में हेलीकॉप्टर में बैठ बैठ के जो है वो नफरती भाषण का पूरा पुलिंदा लेके आ रहे। तो ये मतलब प्रधानमंत्री खुद नफरत का पुलिंदा लेके घूमे, उनके भाषण आपत्तिजनक हो, और फिर नियम कानूनों का उल्लंघन करते हुए नफरती विज्ञापन अखबारों में छपे, वो भी फ्रंट पेज पे छपे, जो अखबार हर जगह जो है कि चुनाव क्षेत्र में घर घर पहुंच रहा हो और इलेक्शन के दिन पहुंचे वो। तो इससे दुर्भाग्य की स्थिति नहीं हो सकती। तो प्रधानमंत्री जी की जो बयान है, वो बयान यहाँ पे कुछ अभी बयान उन्होंने अलग दिया, विधानसभा चुनाव के दरमियान में बयान कुछ और देते हैं। जब उस समय वो कन्हैया लाल का नाम ले रहे थे तो उस समय विकास के मुद्दे तो उनके कहां चले गए थे? अब तो अभी भी मैं सवाल पूछूंगा उनसे कि आपने जो 450 रुपया गैस सिलेंडर की घोषणा की थी राजस्थान में, वो आप 450 रुपया गैस सिलेंडर के आप मंत्रिमंडल के प्रथम बैठक में ऐसी कोई घोषणा हम लोगों को सुनने के लिए मिलेगी? आपने स्कूल की बच्चियों के लिए कहा था कि उनको स्कूटी मिलेगा, तो वो स्कूटियां मिलते हुए हम लोग कब देखेंगे? या फिर प्रधानमंत्री फिर से पुराने मुद्दे पे आ जाएंगे जो उन्होंने जुलाई अगस्त में कहा था कि फ्री बीज से देश को संकट होता है? तो अब उनको अगर ये लग रहा है कि उन्होंने, देखिए, मैं कल के चुनाव में मानता हूं, प्रशांत जी के इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि कांग्रेस ने कड़ा मुकाबला किया। राजस्थान में काफी ज्यादा घूम रहा था मैं, राजीव जी, अभी भी उस बात पे कायम हूं कि अशोक गहलोत ने अपने योजनाओं को जमीन पे काफी जबरदस्त तरीके से नीचे पहुंचाया था। लेकिन लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो ध्रुवीकरण वाला जो मामला लेके आते हैं, जो कि हम लोग को सरफेस पे शायद उतना समझ में नहीं आया, लेकिन वो मामला वो शायद जमीन पे पहुंचाने में जो नफरती चीज है वो ज्यादा सफल हो जाता है।
तो ये एक ऐसा पूरा संघर्ष वो बनाते हैं कि एक तरफ आप एक लोक कल्याणकारी राज्य चलाते हैं, गांधीवादी मूल्यों पर चलने वाली बात करते हैं। क्योंकि मुझे राजस्थान के इलेक्शन कैंपेन में अगर आप हमसे पर्सनली पूछें, वहां पे अशोक गहलोत की कोई कमी हुई थी? हाँ, मैं कह रहा हूं कि क्या अशोक गहलोत की कोई कमी थी? तो देखिए, एक मुख्यमंत्री का काम क्या होता है? मुख्यमंत्री का काम ये होता है कि वो योजनाएं केवल कागज पे ना बनाए, वो अपने योजनाएं जमीन पे जाके लागू कर दे। वो उन्होंने लागू किया। लेकिन अब इस रणनीति के आधार पर चलिए, उनसे भी बड़े बड़े दावे अगर वहां पे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कर दिया है, अच्छी बात है। जनता 2024 का चुनाव के सामने में मुहाने पे देश में कुछ सामने में, तो अब वो कैसा डिलीवरी करते हैं ये जनता उसके ऊपर भी नजर रखेगी। मैं अभी भी देखिए, तमाम तरह की चीजों के बावजूद भी गोदी मीडिया जिस तरह से नफरत फैलाता है, बीजेपी का आईटी सेल जो नफरत फैलाता है, प्रधानमंत्री खुद जो नफरत फैलाते हैं, उन सब चीजों के बीच भी अभी भी मैं देश के जनता के प्रज्ञाशीलता के ऊपर मैं सवाल नहीं उठाता, ना ही कांग्रेस पार्टी की रणनीति के ऊपर। क्योंकि देखिए, ये बात सहमत हूं मैं कि कमलनाथ जी को उनके पोस्टरिंग में कई गड़बड़ियां नजर आती, वो हम लोग उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं कि आप भाई, आपको एक बाबा की शरण में जाने की क्या जरूरत थी? आपको अगर टीम इंडिया ने निर्णय लिया था कि किसी एंकर को बायकॉट करने का निर्णय लिया था, तो उनको हेलीकॉप्टर के अपने टोली में बैठाने का क्या जरूरत है? ये सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कांग्रेस लड़ी नहीं जमीन पे, इस सवाल से कैसे सहमत हो सकता है? जबकि कांग्रेस का वोट शेयर इतने कांटे की टक्कर हर सीट पे कांग्रेस लड़ी है। तो मैं मानूंगा कि 2024 के लिए अभी भी चुनौतियां काफी कठिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और टीम इंडिया के लिए एकजुट एकीकरण के लिए रास्ता काफी मजबूती से आगे की तरफ ले जाया जा रहा है। टीम इंडिया को सोचना पड़ेगा, वो अब जो रणनीति बनाएंगे, उस रणनीति में देखिए, उनका पहला काट ये चीज होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ध्रुवीकरण की राजनीति हमेशा सामने में आएगी, उसका काट आप कैसे देंगे? आपके वोटों का बिखराव ना हो, उसका काट आप कैसे देंगे? अभी जो पार्टियां, ये बात मैं सहमत हूं इससे कि भाई, अखिलेश यादव को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने का अभी क्या जरूरत पड़ा हुआ है? आम आदमी पार्टी को अभी उछल कूद मचा के सारे जगहों पर लड़ने की क्या जरूरत थी? लेकिन ये सब चीजें धीरे धीरे हो गई है। हमें लग रहा है कि सबों ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर लिया, जिनको जितना शक्ति प्रदर्शन करना था। समाजवादी पार्टी को भी पता चल गया कि आखिर वो पूरा चुनाव लड़े तो उनका कितना वोट शेयर आ गया। ऐसा तो है नहीं राजीव जी कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस चुनाव लड़ लेती तो पूरा का पूरा जो ये बीच का जो पूरा गैप है वो फुल हो जाता। तो जो लोग ये सुझाव दे रहे हैं कि टीम इंडिया वो सबों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ लेते, चुनाव जीत जाते, वो आंकड़े और वो समीकरण भी बिल्कुल खारिज होने वाली चीज है, क्योंकि अब तो चुनाव परिणाम हम लोगों के सामने में है आज के समय में। तो इसका मतलब यही निकलता है कि यहां से इन खामियों से सीख लेके टीम इंडिया आगे बढ़ेगी। ये मेरा पूरा प्रबल विश्वास है कि अब उनके पास क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है, और टीम इंडिया के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर जनता का काफी जबरदस्त दबाव है कि आप उसी रास्ते